आदरणीय डीआईजी महोदय, सीओ साहब, अधिकारीगण, अधिकरणस्थ अधिकारीगण और मेरे साथी जवान, आज ग्रुप केंद्र परिसर में आयोजित की जाने वाली इस चौपाल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चौपाल एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम सब इकट्ठे बैठकर इनफॉर्मल तरीके से समसाय में जो विषय हैं या हमारे रोज़मर्रा के जो कामकाज हैं उनके विषय में चर्चा कर सकते हैं डीआईजी महोदय से, और एक बिना ही एक खुले माहौल में बातचीत कर सकते हैं। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए सीओ साहब को आमंत्रित करता हूँ, वो इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। आज 22 फरवरी 2022 को मैं श्री सुनील जून, पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र गुरुग्राम, और सभी अधिकारी और विशेष तौर से जो हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, उन सबका मैं इस फरवरी की चौपाल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये चौपाल का जो कॉन्सेप्ट है, ये महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार हर महीने हम लोग करते हैं इसको, और इसका उद्देश्य ये होता है कि हम बिल्कुल इनफॉर्मल होकर एक दूसरे के साथ बातचीत करें। हम लोग आपस में एक टीम वर्क बने और एक दूसरे की अगर कोई समस्या है उसके बारे में भी यहाँ पे बोला जा सकता है और उसका समाधान भी यहीं पे उस पर विचार किया जा सकता है। इसी मकसद से हम ये चौपाल का कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे। मैं श्री सुनील जून, पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय से निवेदन करूँगा कि 2 शब्द कहकर इसका शुभारंभ घोषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद कमांडेंट महोदय साहब। आज का जो कॉन्सेप्ट है महानिदेशक महोदय ने जो बताया गया है चौपाल का, उसका आज का कॉन्सेप्ट जो अपने कमांडेंट साहब हैं इन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार की है, और ये हटके तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने इतना प्रयास किया। कुछ चीज़ रूटीन में आ जाती है तो फिर उसमें इतना उत्साह नहीं रहता, लेकिन हट के कोई चीज़ करते हैं तो अच्छा लगता है। जैसे अभी बसंत ऋतु चल रही है, थोड़े दिनों तक फिर गर्मी शुरू हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि जो कार्यक्रम है इसके बाद फिर आउटडोर पे करना थोड़ा सा मुश्किल होगा हमें, तो इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश शलावत साहब का कि बहुत अच्छा उन्होंने ये कॉन्सेप्ट का आयोजन किया। मकसद यही है कि इनफॉर्मली समझते हैं कि आप भाई फौज में जैसे रैंक सिस्टम चलता है उससे हट के चर्चा हो जाए आपस में, तो उसके परिणाम बेहतर होते हैं। इसीलिए चौपाल का नाम भी दिया गया है। हम में से तो 90% या 99% वही लोग हैं जो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, और वहाँ तो ये कॉन्सेप्ट होते ही है, और उसी जगह समस्याओं का निपटारा भी हो जाता है। मैं तो इस आज की चौपाल की शुरुआत उनसे करना चाहूँगा कि हमारे कल एक फिटर महोदय का उनका वो छुट्टी पे थे, उनकी डेथ हो गई। घर में शायद उनको हार्ट अटैक आया और फिर अस्पताल में आए। अस्पताल में पता लगा कि उनकी आर्टरीज काफ़ी ब्लॉक है, वहाँ ऑपरेशन किया गया, वो सफल नहीं हुआ और वो छोड़ के चला गया। डॉक्टर साहब से मैं बात कर रहा था और एमटी महोदय से बात की मैंने, एमटीओ साहब से, तो बताते हैं कि वो कोई किसी ऐसी चीज़ का तो सेवन करता ही नहीं था। हम तो जोड़ देते हैं हार्ट अटैक को कि कोई शराब पीता हुआ, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी बातचीत की गई तो ये पता लगा कि थोड़ी स्ट्रेस लेता था, घर में थोड़ी समस्याएं हो जाती थी। तो अब आप अगर समस्याओं का आसपास और अपने दोस्त हैं या कलीग्स हैं उनसे अगर चर्चा नहीं करोगे तो अंदर अंदर भूलते रहेंगे, वही फिर कारण बन जाता है। ये केवल आप ही को नहीं पता हो कि भाई सॉर्बिट्रेट और कौन कौन सी गोलियाँ जो आपको दी जाती हैं वो खानी होती हैं, आपके परिवारजन को भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी दवाई कहाँ रखी हुई है। आमतौर पर यही रिएक्शन होता है कि अस्पताल ले चलो, लेकिन वो गोल्डन आवर जो बोलते हैं वो तो उस गोली खाने से ही होगा। हो सकता है उसको इतनी तकलीफ हो रही हो कि वो बता भी नहीं पा रहा होगा कि गोलियां कहाँ रखी हैं, हो सकता हो उसको। आपको अपने परिवार और बच्चों के साथ भी शेयर करना पड़ेगा ये सब कि ये भाई ये गोली है मैं इधर रखता हूँ, अगर मुझे ऐसी तकलीफ होती है तो दे दो। ठीक है, तो चौपाल में ये है इंटरेक्शन आपकी तरफ से होना चाहिए। कोई बात समझाना चाहता हो, अच्छी बात जिससे सभी का फ़ायदा हो, तो वो बात कर सकता है। धन्यवाद। सबसे पहले डीआईजी साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ, और जैसा कि अभी सर ने बताया था कि कल हमारा एक साथी हमें छोड़ के चला गया और वजह थी हार्ट अटैक। मैं डॉक्टर बबीता से निवेदन करूंगा कि एक तो जो हम सॉर्बिट्रेट और ये रखते हैं ना जेब में,
वो किन लक्षणों में हमें उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें थोड़ा। कार्डियक अरेस्ट है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये बहुत कॉमन हो गए हैं और ये यंग एज ग्रुप में भी होने लगे। अर्लियर ये जो 50 प्लस एज ग्रुप में होते थे, बट बिकॉज ऑफ दिस सेडेंटरी लाइफस्टाइल ये यंग एज में भी होने लगे हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जब ये हार्ट अटैक आता है उससे पहले हमें ये हिंट देता है, कुछ बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये मिनिमम 12 to 48 आवर्स हमें देता है ये, कि हम लोग अब खुद को प्रिपेयर कर सकें इससे बचने के लिए। फॉर एग्जांपल पैल्पिटेशन होगा, जो हार्ट रेट होगा वो बढ़ जाएगा, जिसे टैकीकार्डिया भी बोलते हैं। उसके अलावा प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, एंजाइटी होगी, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होगा। देन उसके बाद बीपी आपका बढ़ जाएगा, आपको एक शार्प चेस्ट पेन होगा, और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो एक निप्पल होता है, निप्पल से थोड़ा सा ऊपर, वहाँ पे शार्प चेस्ट पेन होगा और बहुत ही पिंचिंग सा, पियर्सिंग सा होगा। और ये सर कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हार्ट अटैक आने से 12 to 14 आवर्स पहले ये होते हैं, बॉडी में ये चेंजेस होती हैं, और ये एक हिंट होता है, हमारी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती है बॉडी में, ये हमें बताती हैं कि आगे कुछ गलत होने वाला है। तो जो सॉर्बिट्रेट लेते हैं वो सबलिंगुअली लिया जाता है, और टंग के नीचे रखना होता है। और जो दूसरी टैबलेट है वो है डिस्प्रिन, जो इकोस्प्रिन भी होती है, उसको 75 मिलीग्राम लेना होता है, इसको भी टंग के नीचे लेना होता है। और जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं, जब भी कुछ एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, या आपको ऐसे लग रहा है कि हार्ट रेट बढ़ रहा है, आपको डिजीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, और बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, नॉर्मल बीपी होता है 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक, अगर ये 150 90 से अबव होता है तो उस केस में आप ये ले सकते हैं। इसके कोई आजकल होने वाले हार्ट अटैक और अन्य कई बीमारियों को देखते हुए हमारे कैंप में सुडो मार्का के टाइम वायर्ड सबको बुलाया जाता है, और ऐसे कई एक्सरसाइज करवाई जाती हैं जो आने वाले 24 घंटे के लिए सर के द्वारा बताया जाता है, 24 घंटे के लिए तुम हार्ट अटैक से बच सकते हो। और सभी जवानों के थ्रू ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से की जाती है। तो मेरा भी एक पॉइंट था सबको अब देखते हुए कि ये जो आजकल ब्लड कैंसर चल रहे हैं और कैंसर जो होता है, तो डॉक्टर अमरनाथ सर इस बारे में थोड़ा कुछ बताएं। ब्लड कैंसर जो होती है जेनेटिक नहीं होती है, जैसे अभी सरकार किसी बीमारी जेनेटिक होती है, जिस पारिवारिक हो गई, उस तरह से नहीं होती है। खाद्य सामग्री पे भी होने की आजकल की समस्या में आ रही है। पहले पेस्टिसाइड से सब नहीं हुआ करते थे सब्जी या किसी भी खाद्य सामग्री में, आजकल इस संदर्भ में ज़्यादा आने लगे। तो और ब्लड कैंसर होने के उपरांत कभी कभी होता क्या है कि हमारे सामान्य लोग भी अपना जांच नहीं करवा पाते हैं, अपनी बातों को पूर्ण रूप से अस्पताल में नहीं बता पाते हैं कि हमें ये समस्या है, और इस समस्या को छुपा के रखते हैं। अगर ब्लड कैंसर, जैसे उनको पता नहीं चल पाता है कि ब्लड कैंसर है, वो कभी बताते हैं, आते हैं, कभी ओरली ब्लीडिंग भी होने लगता है, जो फिल्म टाइप का रहता है, बहुत सारी समस्या होती है। अगर वो अपने अस्पताल में आकर, कहीं भी निजी अस्पताल में जाकर अपनी समस्या को पूर्ण रूप से सामने उपस्थित डॉक्टर को जानकारी दे, तो उस संदर्भ में उनकी जांच की जाए, और तो पता चल पाता है कि ब्लड कैंसर किस रूप में है। ब्लड कैंसर का बहुत सारे रूप हैं, जैसे मनुष्य मेल हुए, फीमेल हुए, बहुत सारी ब्लड कैंसर होने की समस्या रहती है, और उस संदर्भ में जितना उचित इलाज हो सकता है उस संदर्भ में करते हैं। फिर अपने सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर जो होते हैं उनके पास भी इस समस्या को जानकारी देकर संदर्भ रूप में अच्छा से हो जाए। मैंने संभव ऐप का 3rd वर्जन लॉन्च किया था, और सबको डायरेक्शंस इस बात की है कि उसको अपने गूगल प्ले स्टोर से अपडेट करें मोबाइल में, और आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप कंप्लीट डिटेल्स आप संभव ऐप में देख सकते हैं, आपके बिल्स, आपके पासपोर्ट की पर्टिकुलर्स, सैलरी, जीपीएफ सब कुछ देख सकते हैं। उसमें डायरेक्शंस ये हैं कि आप संभव ऐप के थ्रू अपना पीएस डाटा एक बार देखें, उसमें कोई कमी है तो तुरंत ऑफिस को स्विच करें, क्योंकि इसे कंप्लायंस हमें भी देना है कि जितनी भी पोस्टिंग्स होनी है सभी की सभी संतोष ऐप के थ्रू होनी है। बाकी फोर्सेज में ये स्टार्ट हो गया है, सीआरपीएफ में और एसएसबी में। सीआरपीएफ में इसको लगे आया जा रहा है इस साल से। तो पीएस डाटा का बिल्कुल इकट्ठा बहुत ज़रूरी है। जो भी आपकी
संभव इसको अपडेट करें, अपने PIS को ठीक कराएं। कोई अगर डिस्क्रिपेंसी मिलती है, कोई गलती मिलती है तो सुधार करवाएं और अपने एप्लीकेशन अपने ऑफिस में दें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। जैसा चौपाल मॉर्निंग से स्टार्ट हुई है, सब हेल्थ के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा कंटिन्यू करूँ कि हमारी हेल्थ है जिसमें हम जो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है स्टमक की वजह से होती है। जो हमारा पेट अगर ठीक रहेगा या हमारा डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा, आई थिंक सबसे जो प्रॉब्लम्स है वो कम होगी। तो जैसे सर ने बताया कि सबको मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, खाना खाने के बाद भी दिन में एम स्टाफ या बाकी जो लोग हैं सब वॉक करते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसी में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर किसी के पास टाइम नहीं है या कम टाइम है तो एक वज्रासन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं और खाली पेट भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा, जो आप 10 से 15 मिनट खाना खाने के बाद कर सकते हैं। और इस पोजीशन में आप खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट बैठे। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं माइग्रेट हुआ था एक बहुत ही प्रिस्टीन और प्योर एनवायरनमेंट से, फरीदाबाद से। हालांकि अब फरीदाबाद भी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जहाँ पर मैं रहता था बहुत प्रिस्टीन एनवायरनमेंट था। तो मैं माइग्रेट हुआ दिल्ली में, करोल बाग में, और ये तब हुआ जब मैं बिल्कुल अपने यूथ की पीक पर था, 21-22 साल का था। तो मेरे को चीज़ें उस उम्र में फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसा ही खाना खा लो, और प्लास्टिक में जो पैकिंग में फूड पैकिंग में आता है वो खाना खा लो। तो शुरू में मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था, मेरी बॉडी ने उसको रेजिस्ट भी किया, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, और स्लीपिंग पैटर्न मेरा डिस्टर्ब हो गया, दिन में सोने का हो गया, रात में जागने का हो गया, ईटिंग हैबिट्स मेरी चेंज हो गई। और पहले जो कॉलेज से मैं आया था तो उसके बाद प्रिपरेशन में सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, एकदम बैठे हैं, चेयर पर बैठे हुए हैं, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई, स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो गई। मोर ओवर फिर पढ़ाई का स्ट्रेस है, फैमिली से सेपरेशन हो गया है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गई है। तो बहुत सारे फैक्टर एक्यूमुलेट हो कि बॉडी पर धीरे धीरे फ़र्क डालते हैं। लेकिन जब आप यूथफुलनेस में होते हो तो वो फ़र्क दिखता नहीं है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली और साइलेंटली ये आपको अंदर से वीक कर देता है। वीक कर देगा तो आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये क्या कंपाइल होते होते आपको इतना वीक कर देते हैं कि छोटी छोटी बीमारियां भी, जो जैसे हम उस उम्र में मैं कभी छोटा जुकाम बुखार का बिल्कुल समझता भी नहीं था, लेकिन फिर बाद में मेरे को वीकनेस फील शुरू हो गई। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि मैंने तो टॉलरेट कर लिया, क्योंकि मेरा जो पास्ट था, जिस तरीके से मैं खाना पीना वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट से आता, बहुत अच्छा फूड हैबिट्स थी मेरी। लेकिन जनरली लोग 30s के बाद में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 30 क्रॉस कर गया हूँ, तो नेचुरली है कि मेरी बॉडी इतना रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, यही कारण। मैं खाना खाने के लिए बारिक नंबर 4 में जाता हूँ और वापस आता हूँ। ये मेरे लिए लाभदायक। जो एक नया ट्रेंड हमारे यहाँ शुरू हो रहा है, दुनिया भर में शुरू हो रहा है, वी वांट टू लिव अ लीजरेबल लाइफ। एक आनंद का जीवन हम लोग जीना चाहते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं। सब लोग चाहते हैं किसी के घर में पंखा हो, कूलर हो, एसी एक ज़माने में एक लीजर था, आजकल वो एक नॉर्मल कमोडिटी बन गई है जो घरों में है, किसी घर में। जिस हिसाब का एनवायरनमेंट है उस हिसाब से कोई परेशान। परंतु जैसे जैसे हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, हमारी एबिलिटी टू कंजम्पशन ऑफ फिजिकल थिंग्स बढ़ती है, उसी के हिसाब से हमारा एक डिमांड है पावर कंजप्शन की वो बढ़ जाए। पावर कंजप्शन, और जो पावर कंजप्शन है वो इन टर्न जो लोड डालता है वो डालता है हमारी सारी नेचुरल। हम लोग एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उससे बिजली खपत होती है। बिजली पैदा होती है पानी से, जो स्टीम से बनती है, और स्टीम पैदा होती है आपकी कोल से या फ्यूल से। तो कुल मिला के देखा जाए तो हम जितना ज़्यादा पावर कंजम्पशन करते हैं उतना ही ज़्यादा हम लोग जो हमारी भौतिक नेचुरल चीज़ें हैं उन पर लोड डालते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आपका कोल हो, और उसकी वजह से उसको प्रोसेस करने की वजह से होता है प्रदूषण। इतने बड़े कैंपस में, जो कि एक सेमी एरिड एरिया में आता है, इसके पीछे आपने देखा ही है जंगल है, पहाड़ी है, हमारा जो वाटर टेबल है वो कंटिन्यूसली डिग्रेड होता जा रहा है। हमारा इतने बड़े कैंपस को मेंटेन करने के लिए पानी की खिंचाई, पंपिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है। लेकिन हम देखें अपने फैमिली क्वार्टर्स की तरफ, हम देखें अपने बैरक्स की तरफ, तो पानी की बर्बादी बहुत ही बड़े लेवल पर होती है। हम लोग प्रयास करते हैं कि पानी की बर्बादी ना हो, उसमें वॉल लगाते हैं, फ्लोटर लगाते हैं, दुनिया भर चीज़ें करते हैं, लेकिन उससे काम नहीं होता। ये पूरा एक कम्युनिटी चैलेंज है, ये कम्युनिटी से ही होगा। और हम सब लोग एक चौपाल में बैठे हैं, हम सब लोग कम्युनिटी में हैं, हम एक समाज हैं जो मिलके काम करेगा तभी हो पाएगा। आप लोग पानी और बिजली बर्बादी को कैसे रोक सकते हैं, इस पर ध्यान देना है।
ऑफिस से जाते समय जो कोई भी जाए वो लाइट बंद कर दे। आपको कहीं दिखता है कॉरिडोर की लाइट तो वो बंद कर दीजिए। जाते समय खासकर जो हमारे आर ओ प्लांट्स हैं वो चलते ही रहते हैं 24 घंटे। किसी को लगता है कि मैं निकल रहा हूँ ऑफिस से तो मैं बंद कर। अगर हम ये सोचते रहें कि भाई ये मेरा काम नहीं है, बिल्डिंग ब्रांच का काम है और बिल्डिंग का नहीं है, ये आरपी का काम है, उसका काम है लाइट बंद करेगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो इस तरीके से हम लोग अपने हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाली जो जनरेशन हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पानी की बर्बादी जो हमारे घरों में होती है उसको कृपया करके रोकें, क्योंकि आज से 5 साल बाद इस कैंपस में पानी नहीं मिलेगा। इसका वाटर टेबल 350 फीट पे भी जा चुका है, उसके बाद पत्थर है और हमारा जो इस स्पीड से जो वाटर टेबल नीचे जाएगा तो हमारी जो पम्प्स हैं वो सारी फेल हो जाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरीके से हम एक चौपाल में बैठे हैं, एक परिवार की तरह बैठे हैं, उसी तरीके से इस कैंपस को हम लोग अपना घर और इस प्रांगण को अपना आंगन समझ लें। तो अपने कैंपस का ध्यान रखना, कैंपस के साथ साथ जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके कंजप्शन को कैसे रिड्यूस करना है, कंजर्व करना है, जुडिशियस यूज़ करना है। इसके अलावा एक हमारे यहाँ कैंपस में एक मुहिम तो चली रही है सालों से, प्लास्टिक फ्री कैंपस, लेकिन फिर भी हम लोग ये देख ही रहे हैं कि 2 नंबर गेट से हमारी फैमिलीज आती हैं, हम लोग खुद आते हैं, हम लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पॉलीथीन से होता क्या है कि वो पॉलीथीन एज अ होल पूरी अर्थ को तो बर्बाद कर ही रही है, जिससे पॉल्यूशन हो रहा है। वो जाएगी नीचे, मिट्टी पड़ जाएगी उस पर कुछ दिन बाद, उसकी वजह से वो सारा का सारा हमारा जो इकोसिस्टम उसे बर्बाद है। उसके अलावा हमारे जो ड्रेन्स हैं, हमारे जो हाउस की जो ड्रेनेज सिस्टम है, सीवेज सिस्टम उसमें फंसेगा, उसकी वजह से उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार वो सीवरेज में चला गया तो ये समझ लीजिए कि पूरी की पूरी लाइन चुप हो जाए। तो पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करें, और खासकर ये मैं बोलूँगा जो बैरक्स में हमारे जवान रहते हैं तो उसमें जो साबुन के जो पैकेट होते हैं, सर्फ के होते हैं, उसको कृपया करके बाथरूम में न छोड़ें। वो क्या होता है कि जाली में से निकल के अंदर चले जाते हैं, जाली टूट गई है, उसमें से पाइपलाइन में चले जाते हैं और फिर चुप हो जाता है सब कुछ। उसको पूरे वो क्लीन करना एक मैसिव प्रोजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप भी परेशानी झेलते हैं, हम भी, और वो साफ़ नहीं होता, उसकी वजह से बीमारी पनपती है, मच्छर पैदा होते हैं, हम सब बीमार होते हैं। जैसे दिया सुबह जो मॉर्निंग में जल्दी उठना, 4 बजे उठना चाहिए और सुबह धीरे धीरे रनिंग करो। रनिंग करने के बाद थोड़ा बैठ के अपनी एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से आदमी का पूरे दिन भर का हेल्थ ठीक रहता है, खाना भी, सोना भी, रहना भी ठीक रहता है। बताना चाहूँगा, एक्सरसाइज जो होती है मैंने देखा 2 टाइप की होती है। एक हम भाग दौड़ कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, डिप्स वगैरह लगा रहे हैं, उसमें पसीने आते हैं, वो हमें जैसे सीन होता है वो दिखता है कि पसीने आ रहे हैं, बॉडी थक रही है, वो एक्सरसाइज है। दूसरी होती है एक हिडन रिजल्ट होते हैं जिनके, जैसे योगा हो गई, बाकी पोज वगैरह हो गए जो हम योगा में करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज होती है जो एक्यूपंक्चर वगैरह वो करते हैं हम, प्रेशर पॉइंट्स दबा के। वो एक्सरसाइज में हमें तुरंत रिजल्ट दिखाई नहीं देते, बट उसके हिडन रिजल्ट होते हैं और लॉन्ग टर्म एडवांटेज उसकी मिलती है। जैसे मार्के से पहले कुछ लोग रनिंग वगैरह करके, जिम करके, एक्सरसाइज करके, पसीना बहा के बॉडी फिट रखते हैं। मार्के के बाद 5 मिनट की एक्सरसाइज सीओ साहब द्वारा कराई गई है, वो मेरे को भी नहीं पता था पहले कि ऐसी भी कुछ एक्सरसाइज होती है, बट उसके बेनिफिट्स बहुत हैं। जैसे हम अपने हाथ पे ऐसे ऐसे करते हैं, ये वाले पॉइंट करते हैं, ये वाले पॉइंट करते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिसमें हमारे जो हार्ट होता है वो फिट होता है और बॉडी भी फिट होती है। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट लगती हैं। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि आज खाना ज़्यादा खा लिया है, कल खा लिया या पेट भरा है, रनिंग करने का मन नहीं कर रहा, थकान ज़्यादा हो रखी है, एक्सरसाइज नहीं की जाएगी, या जो भी रीज़न है, तो ये 5 मिनट की एक्सरसाइज, इसके अलावा योगा भी होती है जिसमें 5-10 मिनट लगती है, वो हम करें तो हमारी बॉडी और हार्ट दोनों ही फिट हो सकता है। धन्यवाद। वो हेल्थ का था जिस पर काफ़ी विचार विमर्श हो चुका है, लोगों ने बहुत सारी बातें बताई हैं। उसके अलावा बिल्डिंग ब्रांच की तरफ से भी जो एक उन्होंने अपने इश्यूज बताए वो बहुत हेल्पफुल हैं और हमारे कैंप को बहुत अच्छा रखने में मददगार साबित होंगे। हेल्थ टिप्स जिन लोगों ने दी है वो वाकई टेस्टेड है और उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली स्वस्थ रहेंगे। डीआईजी महोदय से लेकर सीओ साहब, रंजीत है मेरे सहयोगी, मैं खुद, हम सभी लोग जो हैं 24 घंटे आपके किसी भी इशू के लिए उपलब्ध हैं। किसी भी समय आप फ़ोन करके, ऑफिस में आकर के, कोई भी मुद्दा हो
किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो उसमें हम 24 घंटे उपलब्ध। तो ऐसा कभी ना समझा जाए, अपने लेवल पर कोई डिसीजन ऐसा ना हो गलत हो जाए, तो आप हमसे ज़रूर विचार विमर्श करें, अपने साथी से सहयोगी से बात करें। और मैं ये आपको एश्योर करना चाहता हूँ DI साहब को भी कि हम अपने लेवल पर हमारा जो स्तर है काम करने का, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि इस ग्रुप सेंटर को हम श्रेष्ठतम ग्रुप सेंटरों में से एक बनाएं। और ये जो हमारा जो समाज है, जो हम यहाँ पे बैठे हैं, एक बहुत ही खुला, प्रगतिशील और जो काम करने में निपुण समाज में तब्दील होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं DI महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और CO साहब का कि उन्होंने एक अच्छा कंसेप्ट हमको दिया। और TG महोदय का तो धन्यवाद है ही, क्योंकि ये चौपाल शब्द जो आया है इससे हमारे बहुत कई ऐसे मसले भी सोल्व हो जाएंगे जो हम ऑफिशियल तरीके से शायद ना कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद।